Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट का जो सेक्शन ए वाला पेपर था 2018 वाला, उसके बारे में पूरा आज हम समझने वाले हैं। बेसिकली जो आपका फैक्ट का सेक्शन ए का 2018 वाला पेपर था, तो सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम करेंगे, बाकी के जो 25 क्वेश्चंस हैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं अपने आज के टॉपिक को। और यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो आपकी फर्स्ट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, वो कौन सी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में भी बता चुकी हूँ। तो जो फर्स्ट आपकी सेंट्रल फोरेंसिक लैब है उसका इस्टेब्लिशमेंट कैलकाटा में किया गया था, मतलब फर्स्ट आपकी CFSL कैलकाटा वाली है। और उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में। तो अब यहाँ पर जितनी भी आपकी सेंट्रल फोरेंसिक लैब है उसकी मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट में पूरा बना दिया है, तो यहाँ से आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहली जो आपकी कैलकाटा वाली 1957, हैदराबाद 1967, न्यू दिल्ली 1968, चंडीगढ़ 1961, और ये रीज़न है आपका जो लाहौर वाली थी वो अलग। बाकी जो आपकी पुणे, भोपाल और गुवाहाटी वाली है ये इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2011। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूमिनेशन इज द बेस्ट फॉर स्ट्रिएटेड टूल मार्क्स। तो टूल मार्क्स को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, बहुत पहले वीडियोस मैंने अपलोड करे थे, तो टूल मार्क्स को एक बार जाके वहाँ से ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली स्ट्रिएटेड मार्क्स का मतलब होता है, जो हम कह सकते हैं जो आपके जो एब्रेजन मार्क्स होते हैं वो आपके एब्रेजन्स जो होते हैं वो आपके स्किन पर होते हैं। तो स्किन पर जैसे आपके एब्रेजन बनते हैं वो जनरली स्क्रैच की वजह से बनते हैं, तो वो जो स्क्रैच होता है वही जब टूल की वजह से बनता है किसी भी मेटल सरफेस पर या फिर कोई भी तरह के सरफेस पर, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड टूल मार्क्स। स्ट्रिएशंस आपकी जो लंबी लंबी सी इस तरह से कह सकते हैं और मार्क्स बन जाते हैं लीनियर फॉर्मेट में, तो वो आपके स्ट्रिएशंस कहलाते हैं। तो वही जब किसी टूल की वजह से बनते हैं तो वो आपके हो जाएंगे स्ट्रिएटेड टूल मार्क्स। तो इनको इल्यूमिनेट करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। क्यों? क्योंकि जो ऑब्लिक इल्यूमिनेशन रहता है वो होता क्या है, बेसिकली लाइट का प्रोजेक्शन किया जाता है जो भी आपकी सरफेस होती है उसके ऊपर, और ये लाइट का प्रोजेक्शन जो रहता है आपका साइड से किया जाता है, मतलब कि आपका ना तो सामने से करेंगे, ना तो 90 डिग्री के एंगल से करेंगे और ना ही किसी दूसरे एंगल से करेंगे, वो आपका साइड से किया जाता है एक एंगल बनाते हुए। तो उससे जो आपके स्ट्रिएटेड मार्क्स रहते हैं उनको विजुअलाइज करने में, उनको थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाने में वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसी वजह से आपका ऑब्लिक इल्यूमिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल इल्यूमिनेशन आपका जो नॉर्मली आप किसी भी एंगल से करें, जनरली 90 डिग्री वाला जो रहता है वो आपका नॉर्मल इल्यूमिनेशन कहलाता है। उसके अलावा पैरेलल इल्यूमिनेशन क्या है? पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे कि ये आपकी सरफेस है आपकी, तो इसमें आप पैरेलली यानी कि सेम डायरेक्शन में आप उस पर इल्यूमिनेट करवा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट है एक्सियल इल्यूमिनेशन, यानी कि किसी ना किसी एक्सिस से आप इल्यूमिनेट करवा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑब्लिक इल्यूमिनेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो उसका यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है। लाइट जो रहती है वो किसी ऑब्जेक्ट पर हम साइड वे से, मतलब साइड से प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब कोई ना कोई एंगल बनाते हुए करते हैं ताकि जो फीचर्स हैं उनको हम हायर कंट्रास्ट पे बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ जब हम उसको किसी ब्राइट फील्ड इल्यूमिनेशन में देखते हैं। मतलब जो आपका कंट्रास्ट बढ़ता है तो वो जब आप इल्यूमिनेट करेंगे किसी लाइटिंग से तो वो बहुत ब्राइट फील्ड की लाइटनिंग होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोला गया है, जो साइंटिस्ट थे सर CV रमन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था किस ईयर में? तो इनको नोबेल प्राइज़ 1930 में दिया गया था। तो ये क्यों दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, इन्होंने एक डिस्कवरी करी थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में एंड इस इफ़ेक्ट के बारे में भी बताया था। तो ये जो इफ़ेक्ट था जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम रमन इफ़ेक्ट बोलते हैं, तो रमन इफ़ेक्ट क्यों बोलते हैं? इनके नाम पर ही इस थ्योरी का, इस डिस्कवरी का नाम पड़ गया था रमन इफ़ेक्ट।
तो ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया था, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। तो इसकी वजह से सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वेलर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है जो मिलिट्री की फील्ड में दिया जाता है। तो बेसिकली ये आपके जो अवार्ड्स रहते हैं, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है आपका गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? जो आपके आर्म फोर्सेस वाले ऑफिशियल्स रहते हैं और जो भी आपके फोर्सेस रहती हैं, सिविलियंस रहते हैं, तो उनको उनकी ब्रेवरी की वजह से या फिर जो सेक्रीफाइस होता है ऑफिसर्स का, पर्सनल्स का ऑफ आर्म फोर्सेस, तो उसकी वजह से इनको एक ऑनर देने के लिए ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये गैलेंट्री अवार्ड्स जो रहते हैं साल में 2 बार अनाउंस करे जाते हैं। पहला जब रिपब्लिक डे आता है, दूसरा जब इंडिपेंडेंस डे आता है। तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, इन 2 ओकेजन्स पर गैलेंट्री अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो आपके गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, इसको भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला तो वो है जो एनिमी को फेस करते हैं, और दूसरा जो गैलेंट्री अवार्ड की कैटेगरी है वो वाली है जहाँ पर एनिमी को फेस नहीं करते हैं, उसके अलावा कोई ब्रेवरी का काम करते हैं। तो इसमें से जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, इसके अंदर आता है आपका परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। नेक्स्ट है आपका सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी आपके 3 आते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो अगर इसको हम सीक्वेंस वाइज लगाएं कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है और सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, तो हाईएस्ट रहता है आपका परमवीर चक्र, ये नंबर 1 पे आता है। इसके नीचे आता है आपका सेकेंड नंबर पे महावीर चक्र और लास्ट में आता है 3rd नंबर पे आपका वीर चक्र। तो इनका सीक्वेंस क्या है, इसको ध्यान में रखना है। सबसे हाईएस्ट जो है परमवीर चक्र, उससे नीचे महावीर चक्र और उससे नीचे आपका वीर चक्र की आपकी सेकेंड कैटेगरी है। तो यहाँ पर भी आपका सेम वही सीक्वेंस है। सबसे ऊपर अशोक चक्र नंबर 1 के बाद में कीर्ति चक्र जो कि सेकेंड नंबर पे आता है और 3rd नंबर पे आता है आपका शौर्य चक्र। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र, देन कीर्ति चक्र और फिर उसके नीचे आता है आपका लास्ट में शौर्य चक्र। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आया। तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड करेजियस और जो उनका सेक्रीफाइस रहता है उसके लिए जो दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अशोक चक्र अवार्ड। तो अशोक चक्र अवार्ड जो है वो हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली ये जो लिस्ट है, मतलब कि यहाँ पर जो सीक्वेंस बताया गया है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये बेसिकली क्या क्या कैटेगरीज हैं ये भी आपको ध्यान में रखना। जो फर्स्ट वाली है जहाँ पर एनिमी को फेस किया जाता है और सेकंड वाली जहाँ पर अदर देन फेस ऑफ एनिमी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड्स कब कब दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन 2018 में आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपके इस बार भी बन जाए। और हाँ, एक चीज़ और आप काम करिएगा, अभी जो रिपब्लिक डे हुआ था अभी वाला, तो उसमें आपके कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस करे गए हैं। तो उसकी लिस्ट एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि किसको किसको गैलेंट्री अवार्ड्स में परमवीर चक्र किसको दिया है, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र किसको किसको दिया गया है। ये एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, सेक्शन है आपके सिलेबस में। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये करंट अफेयर का पार्ट है तो मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो एक बार इसको देख जरूर से लीजिए। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार बता भी चुकी हूँ मैं। कॉर्पस डिलेक्टी, तो कॉर्पस डिलेक्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी ऑफ क्राइम। जो क्राइम की बॉडी होती है, जो क्राइम का मेजर पोर्शन होता है, जो आपका बताता है कि ये क्राइम यहाँ पर हुआ है, वो हो जाता है आपका कॉर्पस डिलेक्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट GEQD ऑफिस इन इंडिया कहाँ पर बनाया गया था। तो फर्स्ट GEQD जो है वो शिमला में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट है। GEQD शिमला 1906, कोलकाता वाला आपका 1964, हैदराबाद वाला 1969। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा GEQD कहाँ पर और किस ईयर में बनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ हायर डेंसिटी, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम हाई डेंसिटी के लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उसमें क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर किसी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो डेंसिटी ज़्यादा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है और उस पर अगर जो भी दूसरा सब्सटेंस आ रहा है जब तक उसकी डेंसिटी जो आपका लिक्विड की डेंसिटी है उससे बहुत ज़्यादा नहीं होगी तब तक वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसी वजह से अगर कोई लिक्विड जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उस पर अगर कोई चीज़ को हम सबमर्स करवाते हैं, इमर्स करवाते हैं, बेसिकली उसके ऊपर डालते हैं तो वो उस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, वो अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाने के लिए ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, among given options sound travels at fastest speed in। तो जो साउंड रहती है उसका अगर हम स्पीड की ट्रैवलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो रहती है साउंड की वो सॉलिड में बहुत फास्ट ट्रैवल करती है, सॉलिड के बाद में लिक्विड्स में, और लिक्विड्स के बाद में नंबर आता है गैसेस का। तो फास्टेस्ट स्पीड रहती है सॉलिड में, उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का और उसके बाद में आता है गैसेस का। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टील। स्टील एक तरह का सॉलिड सब्सटेंस है तो साउंड की जो स्पीड रहेगी ट्रैवल करने की वो सबसे ज़्यादा स्टील में हो जाएगी। और वैक्यूम में जो रहती है स्पीड जो रहती है साउंड की 0 होती है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मटेरियल आपका नहीं है जो कि हेल्प करे साउंड को ट्रैवल करने में। तो वैक्यूम में जो साउंड रहती है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, वो उसमें नहीं ट्रैवल कर पाती है। तो इसी वजह से वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में साउंड की स्पीड होती है 0। तो ये हो गया आपका, और बाकी जो मैंने बताया है वो सारा का सारा यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई मिस्टर एडमंड लोकार्ड। तो एडमंड लोकार्ड ने कौन सा आपका प्रिंसिपल बताया है, तो जो आपका लॉ ऑफ एक्सचेंज है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसके बारे में बताया गया था। एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस, इनकी बुक की फेमस लाइन भी है। इनकी बुक का क्या नाम है और किस ईयर में पब्लिश करी थी ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर पूछा गया है, स्प्लैशेस ऑफ ब्लड ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है साइड से कुछ एंगल बनाते हुए। तो जब कुछ एंगल बनाते हुए कोई ब्लड की ड्रॉप कहीं पर हिट करती है, कहीं पर जाती है तो वो किस तरह की अपीयर होती है। तो मान लीजिए कि ये आपकी एक सरफेस, इसको सरफेस ऐसे नहीं मानते हैं, सरफेस ये है और जो ब्लड की ड्रॉप है वो कुछ इस तरह से आई है। तो अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि आपकी जब ब्लड की ड्रॉप इस तरह से आएगी और क्योंकि ब्लड लिक्विड सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ ट्रैवल भी करेगी इस पर हिट करने के बाद में, तो जो आपकी ब्लड की ड्रॉप का कुछ इस तरह की अपीयरेंस होगी। अब जब यही ड्रॉप आपकी सरफेस पर यानी कि फ्लोर पे गिरती है तो उसमें भी अगर कुछ एंगल से आ रही है तो सेम यही चीज़ होगी, बट इसके साथ में आपका नीचे कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप का डॉट भी बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट ड्रॉप्स। जब एक बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप्स निकल कर आती हैं तो उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट ड्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके समझ में आए कि पहला तो जो स्प्लैश होता है ब्लड का जब किसी सरफेस पर वो ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है तो वो किस तरह का बनता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ करके बताया कि आपकी जो ब्लड की ड्रॉप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी और इससे आपकी कुछ स्मॉल छोटी छोटी सी ड्रॉप्स निकलती हैं तो इसके जस्ट नीचे कुछ इस तरह की ड्रॉप बनती है। तो ये आपका एक एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा डिज़ाइन इसकी दिख रही है, कुछ अपीयरेंस इसकी एक्सक्लेमेशन मार्क्स जैसी बन जाती है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा, सैटेलाइट ड्रॉप्स क्या होती हैं, जब
कोई ब्लड की बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी माइन्यूट ड्रॉप्स निकलती हैं तो वो आपकी कहलाती है सैटेलाइट ड्रॉप्स। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था जब मैंने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे ब्लड स्टेन पैटर्न का, तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं। सेपरेट आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर आप सर्च आउट करेंगे ब्लड स्टेन पैटर्न तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पूरा डायग्राम वगैरह से बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कॉम्पोनेंट नॉट रिलेटेड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसमें कौन कौन सी कंपोनेंट इसके नहीं है। तो पहला तो आपका बोला गया है फाइन एडजस्टमेंट। तो जो भी माइक्रोस्कोप रहता है तो उसमें अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो फाइन एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी से तो हम पूरा मैनेज कर पाएंगे, तो उसके लिए फाइन एडजस्टमेंट तो इसमें होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमको वो पार्ट ढूंढना है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका बाइनोक्यूलर आईपीस। अब बाइनोक्यूलर आईपीस क्या होता है, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, नाम से समझ में आता है कि दो माइक्रोस्कोप का यूज होगा। अब क्योंकि दो माइक्रोस्कोप एक में एडेड होते हैं तो अब इसमें बाइनोक्यूलर आईपीस होना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि दो माइक्रोस्कोप हैं और दोनों को ही एक से एडजस्ट किया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता बिल्कुल सेपरेट होते हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन रहता है, लेकिन इसमें बाइनोकुलर आईपीस मतलब दो आईपीस रहते हैं जहां से आप दोनों ही चीज़ों को प्रॉपरली देख सकते हैं। अब कंपाउंड का मतलब ये है कि एक माइक्रोस्कोप आपका है और दूसरा माइक्रोस्कोप है, दोनों को एक दूसरे से अटैच किया जाता है। एक माइक्रोस्कोप से आप एक बुलेट को देखेंगे, दूसरे माइक्रोस्कोप को आप दूसरे बुलेट से देखेंगे, बट ये दोनों को आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो ये काम आपका हो जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब बाइनोकुलर आईपीस यानी कि दोनों ही के आपके लेंसेज होंगे जिससे आप उसको देख पाएंगे दोनों ही आई से साइमल्टेनियसली। तो ये भी आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कंडेंसर लेंस बेसिकली लेंस आपका जो अवेलेबल होता है मैनेज वगैरह करने के लिए, तो लेंस तो होना ही होना है, तो ये भी आपका इसका पार्ट होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन उन माइक्रोस्कोप में यूज़ करा जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आपका माइक्रोस्कोप रहते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरह के माइक्रोस्कोप में आपका इलेक्ट्रॉन गन अवेलेबल होगा। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से कंपोनेंट जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, बी वाला इसका पार्ट नहीं है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो ऑक्यूलर लेंस होता है 10 आपके मैग्निफिकेशन का एंड ऑब्जेक्टिव लेंस होता है आपका 20 मैग्निफिकेशन का, तो ये दोनों मिलकर कितने तक का आपको मैग्निफिकेशन दे देते हैं। तो 20x का आपका है ऑब्जेक्टिव लेंस और 10x का है आपका ऑक्यूलर लेंस। तो सिंपल सा है, आपका 20 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैग्निफिकेशन कितना मिल जाएगा, 200 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 200 टाइम्स का आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। सिंपल सा, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पर पूछा गया है द लास्ट स्टेप टू बी टेकन बिफोर रिलीजिंग द क्राइम सीन। मतलब जो आपका क्राइम सीन है आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का वो कौन सा लास्ट स्टेप होगा जिसके बाद में आप क्राइम सीन को ओपन कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोला गया है थोरो क्लीनिंग ऑफ द क्राइम सीन। क्लीनिंग तो आपको नहीं करनी, उससे आपको क्या लेना देना, स्केचिंग वो तो पहले ही कर लेनी होती है, फोटोग्राफी वो भी आपको पहले कर लेना होता है। तो जब आप क्राइम सीन को छोड़ते हैं उससे पहले जो लास्ट स्टेप बचता है वो रहता है फाइनल सर्वे, ताकि आप एक बार और जाकर विजिट करके देख लें उसको कि कोई चीज़ बच तो नहीं रही है जो हमने नहीं ध्यान दिया हो। तो फाइनल सर्वे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 में पूछा गया है शी हैड अ हेयर ब्रेथ escape फ्रॉम द रोड एक्सीडेंट। तो इस मतलब ये जो मीनिंग आपको बोला गया, जो लाइन बताई गई है, ये इनमें से ऑप्शंस में से कौन से वर्ड से रिलेट करती है। तो अगर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझें इतने सी बात को, हेयर ब्रेथ escape फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होने वाला है, ये मान लीजिए कार आ रही है, आप यहाँ पर हैं और बहुत छोटी सी बहुत ज़रा सी जगह बची है एक्सीडेंट होने से, तो बहुत ज़रा सी जगह से आप बचे हैं रोड एक्सीडेंट होने से। तो हेयर ब्रेथ का मतलब
हेयर के जितनी थिकनेस, यानी कि बहुत माइन्यूट सी थिकनेस। एस्केप मतलब कि आप बचे हैं रोड एक्सीडेंट से, तो हेयर की थिकनेस की इतनी जगह से आप बचे हैं, यानी कि बहुत नैरो जगह से आप बचे हैं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बहुत नैरो जगह से आप बचे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब ये आपके थोड़े से क्वेश्चन आ गए मैथमेटिक्स के, तो इनको कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला नंबर है आपका 4, 6, 9, 13। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस नज़र आता है। कैसा सीक्वेंस? 4 से 6 तक जाने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 6 से 9 तक जाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, 9 से 13 तक जाने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके देखिए, आपका सही सही आएगा। अब यहाँ पर आपने देखा 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, और जो नंबर सीरीज रहती है वो एक सीक्वेंस का ही खेल होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 5 ऐड करना है। तो 13 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपका बन जाता है 18। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18। ठीक है, ये हो गया आपका 15 की सीरीज। अब अगली सीरीज देखते हैं 16 वाली। तो 16 में क्या बोला गया है, नंबर है 3, 6, 8, 16, 18। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना नहीं है। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 6। ठीक है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 16। नेक्स्ट 6 से 8 तक जाने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ा, 6 में 2 को ऐड किया तो 8 मिला, 16 में 2 को ऐड किया तो 18 मिला। यानी कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 2 से आपको एडिशन करना है, देन फिर से मल्टीप्लाई, फिर से एडिशन। यानी कि पहले आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 2 का एडिशन किया, फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर 2 का एडिशन किया। तो अब यहाँ तक आने के लिए आपको 2 का एडिशन करना था, तो ऑल्टरनेट चल रहा है ये। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 18 का जब हम डबल करते हैं तो क्या नंबर आता है, 36। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 36। तो कुछ इस तरह की सीरीज रहती हैं, आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बहुत आराम से आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में आपको हर बार प्लस माइनस करने का मिले। कई बार क्या रहता है कि जब आपकी सीरीज़ जो रहती है वो यही वाली है 4, 6, 9, 13, मतलब आपको जो नंबर हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि नंबर में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है। यहीं पर अगर कोई नंबर है 4 है, 8 है, 16 है, फिर आपका हो गया 32, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर चीज़ में आपका मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरह से आप जब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने लगता है नंबर्स में, तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि कोई मल्टीप्लिकेशन का केस तो नहीं है। तो इस तरह से ये सारी की नंबर सीरीज होती हैं। अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका थोड़ा सा मैथ्स वाला ही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 17 में है नंबर सम जो है 2 नंबर का वो 32 है, यानी कि एक नंबर हम मान लें x, दूसरा नंबर हम मान लें y, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 32। फिर बोला गया है इन्हीं नंबर का जो डिफरेंस है वो 16 है, यानी कि x को जब हम y से माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 16। तो अब इन्होंने पूछा है जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा होगा, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कैसे करना है, बेसिक जो मैथ रहती है वही लगनी है, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आपको ऐड करना है तो 2x इक्वल्स टू, इसको आप ऐड करेंगे तो 6 2 8 और 3 1 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 24। अब x की वैल्यू को आप चाहो तो इसमें पुट कर लो, चाहो तो आप इस वाली में पुट कर लो। अब क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 24 आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 24 आ चुकी है, और एक इक्वेशन आपकी बनी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। तो जब आप 24 इसमें रखेंगे प्लस y इक्वल्स टू 32, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। जब ये इधर जाएगा तो ये 32 से माइनस होगा, -24 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8। तो आपकी एक वैल्यू आई 24, एक वैल्यू आई 8। तो आपसे स्मॉलर नंबर पूछा गया है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अब ये आपका वापस से वही आ गया
JS वर्मा कमीशन अपॉइंट करा गया था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो JS वर्मा कमीशन एक कमिटी बनाई गई थी एक केस को सॉल्व करवाने के लिए, मतलब एक केस की इन्वेस्टिगेशन करवाने, उसके लिए JS वर्मा कमेटी यानी कि JS वर्मा कमीशन बनाया गया था। तो वो कौन सा केस था? वो केस था आपका निर्भया केस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका नैना साहनी मर्डर केस और शिवानी भटनागर केस और जेसिका लाल केस, तो इसकी मैंने कमीशन सर्च आउट करने की कोशिश करी थी बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो आप लोग भी अपनी तरफ से एक बार देखिएगा, अगर कमीशन मिल जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो सके। अब ये जो कमीशन यहाँ पर नैना आपका निर्भया केस वाला पूछ लिया गया था, तो पॉसिबिलिटी है जो इन्होंने बाकी के ऑप्शंस में दिए हैं इनके कौन सी कमेटी बनाई गई थी ये पूछ लिया जाए। तो इस वजह से एक बार आप इसको गूगल पे सर्च आउट ज़रूर से करिएगा और मिलता है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो आपका GEQD है इसको फर्स्ट टाइम कब सेटअप करा गया था इंडिया में। तो ये क्वेश्चन आपका GEQD पर बेस्ड पहले आपका इसी पेपर में पूछा गया था कि कहाँ पर बनाया गया था। अब सेम वही क्वेश्चन है कि किस ईयर में बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 1904। अब यहाँ पर आपको आ रहा होगा डाउट कि मैंने तो बताया था कि GEQD जो है वो 1906 में बनी थी, तो अब ये 1904 कैसे आंसर हो सकता है? तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, तो उन्होंने मतलब उन्हें एक रिक्वायरमेंट लग रही थी कि सिग्नेचर का एग्जामिनेशन होना चाहिए, थंब प्रिंट्स रहते हैं उनका एग्जामिनेशन रहना चाहिए। तो उसके लिए जब इनको रिक्वायरमेंट लगी तब इन्होंने सोचा कि हमें जो है एक गवर्नमेंट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कब बनाना चाहिए, बंगाल का ही वो होना चाहिए। और वो थे आपके मिस्टर CR हार्टलेस, जो कि बंगाल के थे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के फॉर्म में इनको यूज़ किया गया था, मतलब इनको अपॉइंट करा गया था और इनको जो था 1904 में अपॉइंट किया गया था। मतलब ये जो पोस्ट थी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की, इसका इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1904 में किया था। बट जो प्रॉपर आपकी लैब थी GEQD उसका सेटअप जो था वो शिमला में 1906 में हुआ था। तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं तो क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट लेबोरेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ GEQD जो है उसका सेटअप इंडिया में 1904 में किया गया था। वैसे तो 1906 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट यहाँ पर अगर आपके सामने ऑप्शन 1904 है बाकी 1906 नहीं है तो आप 1904 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि आपका 4 में आपके क्या थे, ये पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, इस पोस्ट के लिए गवर्नमेंट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए। बट अगर हम बात करें लैब का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो वो 1906 में हुआ था। तो ये चीज़ थोड़ा सा है आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट नोटिफाइड एज असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर ऑल्सो गिव एविडेंस अंडर, मतलब जो डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट है वो कौन से एविडेंस एक्ट के अंडर आपका अपना जो उसकी रिपोर्ट्स रहती हैं उनको वो बता सकते हैं जाके। तो ये आपका करेक्ट आंसर है सेक्शन 293 में बताया गया है जितने भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको अपॉइंट करा जा सकता है। वो जाके कोर्ट में मतलब अगर उनको कोर्ट से सम्मन आता है तो वो अपनी रिपोर्ट को वो केस के लिए जो एक्सपर्ट विटनेस की तरह से होते हैं वो कोर्ट में जाएंगे अपनी गवाही देने के लिए। तो 293 में बताया गया है। अब सेक्शन 291 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 292 ऑफ CRPC, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, सेपरेट वीडियो इसका अवेलेबल है तो आप जाकर इसको देख लेंगे। अब यहाँ पर बाकी की जो ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 की बात करें तो 45 में जो ओपिनियन होता है एक्सपर्ट का उसके बारे में डिफाइन करा गया है कि एक्सपर्ट कौन माना जाएगा, कौन अपना ओपिनियन दे सकता है। तो ये चीज़ सेक्शन 45 के अंडर बताई गई है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट को ही एक्सपर्ट माना जाएगा, यहाँ पर और बहुत सारी कंडीशंस आती हैं तो वो चीज़ एप्लीकेबल होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 47 जो है इंडियन एविडेंस 1872 का, तो यहाँ पर बोला गया है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट, जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपना ओपिनियन ये दे सकते हैं। सेक्शन 73 में क्या है, इसमें बोला गया है कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड, यानी कि इनको कंपैरिजन जो होगा सिग्नेचर राइटिंग का सील का, तो इसके बारे में सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें बताया गया है। तो अब यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा हो क्वेश्चन को लेकर, तो वहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं।
तो इसमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, जो आपका 45 है वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को रिलेटेड है, और जो सेक्शन 47 है यहाँ पर बताया गया है डॉक्यूमेंट जो रहते हैं उनके वो हैंड राइटिंग वगैरह को देखते हैं, तो वो चीज़ थी। और 293 में जितने भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रहते हैं वो जाकर अपना दे सकते हैं एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट में जाकर। तो क्वेश्चन क्या था, डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट को असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर की तरह से नोटिफाई किया जाता है, कैन ऑल्सो गिव एविडेंस। तो अगर उसको एविडेंस देना होगा तो वो सेक्शन 293 के अंडर देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर पूछा गया है रिलेटिव एज ऑफ अ सिग्नेचर कैन बी असर्टेन्ड बाय, यानी कि जो आपका एज रहता है सिग्नेचर की रिलेटिव एज, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एग्जामिनेशन ऑफ कलर ऑफ इंक यूज्ड इन सिग्नेचर, सेकेंड है बाय एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नेक्स्ट है बाय एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नेचर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड कंपेयरिंग विद द डिस्प्यूटेड सिग्नेचर, डी क्या है साइज ऑफ द पेपर यूज्ड। तो यहाँ से आप डी को तो सही से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो पेपर का साइज होगा उसका सिग्नेचर से तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो डी आपका पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। अब बचे आपके सामने तीन ऑप्शंस। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इंक का कलर होता है उसका यूज़ करते हुए हम सिग्नेचर को एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि आप कलर ऑफ इंक का एग्जामिनेशन करते हुए आप पता कर सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं, बट आप किससे मैच करेंगे, क्वेश्चन और स्टैंडर्ड कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो इस वजह से ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, तो ये आपका ए नहीं होगा आंसर। बी में भी सेम वही चीज़ है कि इन्होंने बोला है एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन अ डे, तो ये भी उतने अच्छे से नहीं बताया गया है। बट सी में क्या बोला है, जो एग्जामिनेशन होगा स्टैंडर्ड सिग्नेचर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना पड़ेगा, और हम उसको डिस्प्यूटेड सिग्नेचर से कंपेयर करेंगे, और फिर हम उसमें जो इंक के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों को जब हम एग्जामिन करेंगे तब उससे हमें पता चलेगा। लेकिन उसके लिए हमें स्टैंडर्ड और डिस्प्यूटेड दोनों की ही रिक्वायरमेंट होगी, तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द कलर ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो जो इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रहता है उसका कलर क्या होता है, तो उसका कलर होता है मरून। बट अभी यहाँ पर आप ये चीज़ भी देखिए कि जो इंडिया में जो पासपोर्ट्स आपके बनाए जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पहला होता है आपका रेगुलर पासपोर्ट, दूसरा होता है आपका डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट, तीसरा होता है आपका ECR होल्डर्स यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होल्डर्स। तो यहाँ पर ये तीन तरह के अपने इंडिया में पासपोर्ट्स बनते हैं। तो रेगुलर पासपोर्ट जो रहता है उसका जो कलर रहता है, मतलब जो कवर जो रहता है उसका कलर होता है नेवी ब्लू, और ये आपके रेगुलर ट्रैवल के लिए बनाए जाते हैं, और ये आपका लेजर या फिर बिजनेस रिलेटेड ट्रिप्स के लिए भी बनता है। जो डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट्स रहते हैं उनका कलर होता है मरून, और ये उन लोगों को इशू करे जाते हैं जो डिप्लोमेटिक स्टेटस जिनके पास होता है, या फिर जो हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये पासपोर्ट इशू करा जाता है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड क्या है, इनके लिए जो पासपोर्ट का कवर रहता है वो ऑरेंज कलर का पासपोर्ट बनता है, और ये उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है जिनके पास ECR होता है। ECR का मतलब क्या है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जो टेबल है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि इंडिया में कितने तरह के पासपोर्ट्स बनते हैं, रेगुलर, डिप्लोमेटिक और ECR। डिप्लोमेटिक का दूसरा नाम क्या होता है, ऑफिशियल। इनका कलर कौन कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से क्वेश्चन बन गया, तो बाकी के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर पूछा गया है करेंसी नोट प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो जितने भी करेंसी को प्रिंट करने के लिए प्रेस है, जो आपकी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, जो आपकी मिंटिंग प्रेस है, तो उसके लिए यानी कि जो कॉइन्स हैं, जो आपके करेंसी बनती है, तो उसको प्रिंट करने के लिए जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये किसके अंडर आते हैं, तो ये आपके आते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। तो ये बेसिकली
प्रिंटिंग एंड मिंटिंग यानी कि जो आपकी करेंसी है उसकी प्रिंटिंग, और मिंटिंग का मतलब जो कॉइन्स हैं उनको बनाना। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं 24 में क्या बोला गया है, क्लोजअप फोटोग्राफी जो रहती है वो किस केस में रिक्वायर्ड होती है। तो क्लोजअप फोटोग्राफी उन चीज़ों की करते हैं जो भी एविडेंसेस आपको क्राइम सीन पर मिलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पहला है आपके सामने डिस्गाइज्ड राइटिंग। तो डिस्गाइज्ड राइटिंग की आप क्लोजअप फोटोग्राफी करेंगे भी तो उससे आपको क्या समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपका इतना बड़ा पेपर है, आपने इसकी क्लोजअप फोटोग्राफी करी, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक लाइन की क्लोजअप फोटोग्राफी करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, आपको ये पूरे पेज की ही फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। तो ये उतना रिलायबल नहीं होता है, मतलब आप करेंगे बट वो उतना अच्छा नहीं रहता है। फिर इंडेंटेड राइटिंग और सीक्रेट राइटिंग और इंडेंटेड, ये सारी राइटिंग है, तो ये पूरा एक पेपर ही रहेगा, आपको उसकी फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। बट ये जो आपका क्लोजअप फोटोग्राफी रहता है, अगर हम फोर्ज सिग्नेचर की बात करें तो ये आपका एक पेपर है, यहाँ पर आपके कहीं पे सिग्नेचर अवेलेबल है, तो आप उसकी फोटोग्राफी आराम से कर सकते हैं, और उसका यूज़ भी रहता है कि उसको हम आराम से एग्जामिन कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके सामने राइटिंग्स आई हैं, जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं बड़े बड़े, तो उसको तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो इस वजह से उसके लिए क्लोजअप फोटोग्राफी उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट फोर्ज्ड सिग्नेचर जो रहते हैं उनके लिए क्लोजअप फोटोग्राफी की ज़रूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन है 25, तो यहाँ पर बोला गया है साइमन न्यूकॉम्ब थ्योरी, ये क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल एविडेंस इज इक्वल टू द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। मतलब कि जो इवेंट्स हुए हैं सीक्वेंस में उनकी प्रोबेबिलिटी उसको अगर हम इक्वल कर दें, जो भी उनके प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं, हर एक इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हो जाती हैं। तो ये चीज़ बताई थी साइमन न्यूकॉम्ब थ्योरी में, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपके फैक्ट का पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ये आपके नेट में भी बन सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके 25 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद में बाकी के जो आपके 25 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए वाले पेपर के ही, इसको अपने नेक्स्ट पेपर में हम कवर कर लेंगे। ये अभी हमने सिर्फ फैक्ट का पेपर डिस्कस किया है, इसके बाद में हम फैक्ट प्लस वाला पेपर भी जल्दी ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये वीडियो सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँ। वीडियो पसंद आया है, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी है, नए कुछ जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।